Hello, my dear students. Today we are going to do Chapter 2 First World War and Russian Revolution from SST Class 9 GSEB Board. तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर किस किस के बीच में हुआ था और ये रशियन रिवॉल्यूशन क्या है. द yearning ऑफ द वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज फॉर एक्सपांशन ऑफ द एम्पायर एंड एक्वायर न्यू टेरिटरीज यानी कॉलोनीज रिजल्टेड इन दीज कंट्रीज गोइंग टू एशिया एंड अफ्रीका. तो बच्चों ये जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ थी इनकी जो लालच थी कि ये अपने जो एम्पायर यानी साम्राज्य को बड़ा करते जाए ताकि बिजनेस बढ़ेगा, कंट्रीज़ इनके कंट्री में जो भी लोग रहते हैं वो इनके गुलाम हो जाएंगे. तो ये इतना ज़्यादा बढ़ गया कि अब ये एशिया और अफ्रीका तक पहुंच गए थे. दस दे एस्टेब्लिश्ड देयर कॉलोनीज एंड expanded their rule. Consequently, there arose a competition between European nations to establish colonies. अब यूरोपियन कंट्री एक दो तो है नहीं, नेशंस है ये तो बहुत सारे हैं, जैसे इटाली होगी, फ्रांस हो गया. तो ये सब के बीच में क्या हो गया बच्चों, कंपटीशन लग गया कि भाई मैं ज़्यादा हथियार लूँ, मैं ज़्यादा कंट्रीज़ के ऊपर कब्जा कर लूँ तो मेरा जो बिज़नेस है वो भी बढ़ जाएगा, गुलाम भी बढ़ जाएंगे, टैक्सेस भी ज़्यादा ले पाएंगे और हम पावरफुल होकर लोगों के सामने हम अपना डोमिनेशन भी कर पाएंगे. This greed for colonization among the Western European nations caused the economic, social and cultural ruin of the Asian African countries. तो हम अपने ही देश में समझ लेते हैं, इंडिया में 200 साल तक हम लोगों ने अंग्रेज़ों की गुलामी की. हमारा जो कल्चर था वो उन्होंने पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था. उस समय का हमारा जो भी इकोनॉमिक यानी हमारे जो भी लोग थे, हमारा जो भी धंधा था उस समय का, कॉटन का धंधा समझ लो आप या फिर मेटल्स का धंधा समझ लो, सब बर्बाद कर दिया था ब्रिटिशर्स ने. तो इस तरीके से उन्होंने सब कुछ अपनी ग्रीड, अपनी लालच के चलते सब खत्म कर दिया था. द रिजल्ट ऑफ दिस ऑन वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाज सच दैट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन एक्सेट्रा टुक प्लेस. तो इन्हीं सब के कारण बोल्शेविक रिवॉल्यूशन सबसे पहले हुआ था, जिसको हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी कहते हैं. तो देखो क्या है. सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टडी अबाउट दीज डिटेल्स. तो अब इसको अच्छे से डिटेल में समझते हैं कि ये वर्ल्ड वॉर या सब क्या था, क्या आखिर किस तरीके से हुआ था. तो देखो, वेस्टर्न यूरोप एंड कॉलोनलाइज्म इन एशिया अफ्रीका. तो ये जो वेस्टर्न कंट्री का, वेस्टर्न यूरोप का जो भी मतलब हथियाने का, किसी भी देश के ऊपर कब्जा करने का ये जो तरीका उनका चल रहा था वो कैसे हुआ. द वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज वांटेड टू एक्सपांड देयर एम्पायर इन एशिया अफ्रीका. Their greed for colonization did not spare even their neighboring countries. तो उन्होंने खुद के ही पड़ोसी देशों को नहीं छोड़ा. उनके अंदर इतनी ग्रीड हो गई थी कि आसपास के देशों पे भी वो कब्जा करने लगे थे. Spain had taken control over Netherlands, Belgium and Luxembourg. Later on, some of their provinces were captured by France. तो स्पेन ने अपने पड़ोसी देशों पे, नीदरलैंड पे, बेल्जियम पे, लुक्समबर्ग पे, इन सब पे कब्जा कर लिया. बाद में फ्रांस ने कब्जा कर लिया. तो इस तरीके से इनके अंदर की ग्रीड जो थी दूसरे देशों पे भी कब्जा करने की. स्टूडेंट्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या मिलता है कब्जा करने से. तो एक तो लैंड एरिया बढ़ जाता है, रिसोर्सेज मिल जाते हैं, जैसे कि अगर नदियाँ हैं या कोई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं तो वो सब अंडर में आ जाती है किसी कंट्री के और वो धीरे धीरे और पावरफुल बनने लगती है. व्हेन द पोर्टुगीज किंग डाइड विदाउट एंड हेयर, पोर्टुगल केम अंडर द रूल ऑफ स्पेनिश किंग बिकॉज ऑफ हिज ब्लड रिलेशन. तो स्टूडेंट, जो पोर्टुगीज़ किंग थे जब वो मर गए तो उनकी कोई भी हेयर यानी कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट यानी उन्होंने अपनी कोई भी वसीहत नहीं लिखी हुई थी. तो क्या हो गया, पोर्टुगल को भी स्पेनिश किंग था उसने अपने अंडर में ले लिया. उनके कुछ ब्लड रिलेशन वहाँ पे होंगे इसीलिए. So for 6 decades, the monopoly of establishing colonies in non-European countries was with Spain. तो 6 डेकेड्स, एक डेकेड का मतलब होता है 10 साल, तो लगभग 60 साल तक मोनोपोली यानी एक ही मतलब किसी कंट्री की, किसी पर्सन की जो अपनी चलाना जो बात होती है, तो नॉन यूरोपियन कंट्रीज की स्पेन पे क्या होने लगा, राज चलने लगा. अब ये क्या है बच्चों, कॉलोनियलिज्म का मतलब क्या होता है. तो कॉलोनियलिज्म का मतलब होता है कि ये जो भी यूरोपियन कंट्रीज थे ये अपने क्या कर रहे हैं, एम्पायर को बढ़ा दे रहे हैं, कॉलोनीज बना रहे हैं, वहाँ जाके सेटल डाउन हो रहे हैं और वहाँ पे हर एक चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं. तो देखो, सिमिलरली इटाली एंड जर्मन स्टेट्स बिकेम द विक्टिम ऑफ ग्रीड ऑफ फ्रांस एंड ऑस्ट्रिया. इटाली और जर्मन भी क्या हो गए, लालच का शिकार हो गए फ्रांस एंड ऑस्ट्रिया के. व्हेन द यूरोपियन पावर्स वर टाइटनिंग
their grip over the Asian and African nations. Many of the European nations which became free following the footsteps of England made many of the Afro-Asian nations their colonies. तो जब इटाली और जर्मन स्टेट भी फ्रांस और ऑस्ट्रिया के ग्रीड के शिकार हो गए, इन लोगों ने इस पे कब्जा कर लिया, तो यूरोपियन पावर्स क्या कर रहे थे, अपनी ग्रिप यानी अपनी और ज़्यादा शक्ति बना रहे थे एशियन और अफ्रीकन नेशंस पे, अपना रौब जमा रहे थे, पावर जमा रहे थे. मैनी यूरोपियन नेशंस जो फ्री हुए थे उस समय पे फॉलोड द फुट स्टेप्स ऑफ इंग्लैंड. उन्होंने भी क्या किया, इंग्लैंड की तरह दूसरे देशों पे जाना और दूसरे देशों पे कब्जा करना स्टार्ट कर दिया. तो इस तरीके से ये लोग क्या कर रहे थे, एक दूसरे को कंट्रोल कर रहे थे. कॉलोनियलिज्म इन एशिया. After strengthening its grip over India, England expanded its empire to Sri Lanka, Myanmar जिसे बर्मा कहते थे, सिंगापुर एंड मलेशिया. तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि भारत को जीतने के बाद में, भारत के ऊपर कब्जा बनाने के बाद में इंग्लैंड ने क्या किया, श्रीलंका, म्यांमार, जो भी हमारे नेबरिंग कंट्रीज है, सिंगापुर, मलेशिया, इन सबको भी अपने अंडर कंट्रोल ले लिया. इंग्लैंड एंटर्ड चाइना ऑल्सो, बट ड्यू टू ओपियम ट्रेड बिटवीन इंग्लैंड एंड चाइना देयर वर वार्स. तो 1839-1842 के बीच में क्या हुए, चाइना और इंग्लैंड के बीच में वॉर्स हो गए. अब क्यों वॉर हो गए, क्योंकि चाइना बहुत बड़ी कंट्री थी और उसके और इंग्लैंड के बीच में क्या होते थे, बिजनेस होते थे. दैट्स वाई विच केम टू बी नोन एज ओपियम वॉर्स इन हिस्ट्री. तो हमें ये याद रखना है कि तो ये ओपियम मतलब स्टूडेंट्स अफीम इसको हिंदी में कहते हैं. अफीम एक तरह का ड्रग है और इसका बहुत ही ज़्यादा बिजनेस होता था इंग्लैंड और चाइना के बीच में, तो इसके लिए इसको अफीम वार भी कहा गया है. ठीक है, इसे ओपियम भी कह सकते हो, अफीम भी कह सकते हो. China lost this war and thereby lost five of its ports to England, where England could carry on their trade and thus expanded their empire. अब चाइना जो था ये वॉर को हार गया था और इंग्लैंड ने 5 पोर्ट जो थे उस समय के बंदरगाह, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते थे क्योंकि उस समय का जो भी ट्रेडिंग होता था वो सबसे ज़्यादा पोर्ट से ही होता था. तो उस पर चाइना के पोर्ट्स पे इंग्लैंड ने कंट्रोल कर लिया और क्या कर लिया, वहाँ से अपने ट्रेड को एक्सपांड किया. टेकिंग एडवांटेज ऑफ चाइनाज वीकनेस, जापान, रशिया, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम एंड अमेरिका ऑल्सो अक्वायर ट्रेड एंड पॉलिटिकल राइट्स. और ये सबको पता चल गया कि भाई चाइना की वीकनेस हो गई है अब, तो जापान, रशिया, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, अमेरिका, इन सब ने भी क्या कर दिया, वहाँ पे ट्रेडिंग चालू कर दी और पॉलिटिकल राइट को अपने अंडर कंट्रोल में लेने की कोशिश की. एनॉर्मस ऑयल रिसोर्सेज इन द डेजर्ट रीजन ऑफ वेस्ट एशिया अटैच्ड टू यूरोपियंस टू एस्टैब्लिश colonies there. England, Germany, Russia and America established oil companies in Iran, Iraq, Kuwait, Saudi Arabia, Bahrain and made efforts to take care of these on their own interest. अब क्या होता है, तेल की कुएं, मतलब सबसे ज़्यादा, मतलब क्रूड ऑयल जिस कंट्री के पास होगा उसके पास तो बहुत पैसे होंगे. तो जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी इनको पता चल गया कि भाई हम लोग ये जो अरब कंट्रीज़ है, ईरान, इराक, कुवैत, इसके ऊपर अगर कंट्रोल कर लेंगे तो हम लोग डेफिनेटली अल्टीमेटली क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा पैसे वाले, रिच हो जाएंगे. तो खुद के लाभ के लिए, खुद के इंटरेस्ट के लिए इन्होंने क्या कर दिया, वहाँ पे भी कब्जा करना स्टार्ट कर दिया. कॉलोनियलिज्म इन अफ्रीका. तो किस तरीके से कॉलोनियलिज्म अफ्रीका पे बढ़ा. द डच एस्टैब्लिश्ड इट्स colony for the first time at the end of 15th century in South Africa. After that, England and France established their colonies in Cape and Algeria of North Africa respectively. तो स्टूडेंट्स ये याद रखना है कि डचमैन्स जो थे, डच पब्लिक ने कहाँ पे सबसे पहले कब्जा किया था, उसके बाद में इंग्लैंड एंड फ्रांस ने कहाँ पे कब्जा किया था, तो केप एंड अल्जीरिया इन नॉर्थ अफ्रीका. तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आ सकते हैं. द वास्ट प्रोविंसेस ऑफ अफ्रीका सीम्ड क्वाइट suitable for acquiring raw material and selling ready products post industrial revolution, because of which European countries competed to establish colonies. तो अब क्या हुआ, सबसे ज़्यादा रॉ मटेरियल और प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए, ताकि उससे ये लोग इम्पोर्ट ड्यूटी उनको देनी ना पड़े और साथ ही बहुत ज़्यादा पैसे कमा सके, प्रॉफिट कमा सके, तो यही सब चीज़ें सोच कर इन लोगों ने कॉलोनीज़ को एस्टेब्लिश किया था हर जगह पे.
King Leopold of Belgium seized the vast provinces of Congo and established his rule. तो किंग जो लियोपोल्ड थे बेल्जियम के, उन्होंने सारी पूरी प्रोविंसेस को, उनके पूरे राज्य को सीज कर लिया था और वहाँ पे कॉन्गो रूल स्थापित कर दिया था. इंग्लैंड established its colony in Egypt, some provinces of East Africa and some of the South Africa. France established its colonies in Tunisia, Morocco and West Africa provinces. तो स्टूडेंट्स एक्चुअली में हम ये सब इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमें हिस्ट्री समझ में आए, किस देश ने किस देश को पावरफुली दबाया था, एक्सप्लॉइट किया था, वहाँ से फ़ायदा उठाने की कोशिश की थी. हिस्ट्री एक्चुअली हमें क्या करती है, इतना ज़्यादा पावरफुल बनाती है, सोचने की शक्ति देती है, आइडियाज़ देती है, ताकि लाइफ में अगर आगे कभी ऐसी सिचुएशन आए तो उसमें हम लोग कुछ ना कुछ रास्ता निकाल सकें. तो देखो ये सारी चीज़ें हमें पता चली, किस किस कंट्री ने किस किस कंट्री के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश की और कैसे वो कंट्रीज जिनके ऊपर कंट्रोल हुआ था वो वापस एमर्ज आउट हुई. जैसे चाइना के बारे में अभी हमने देखा कि चाइना की वीकनेस को जैसे ही पता चला, दूसरे कंट्रीज ने भी उसके ऊपर क्या कर दिया था, अटैक कर दिया था. ये समझ लीजिए कि उसको पूरी तरह से कंट्रोल में लेने की कोशिश की, लेकिन फिर भी चाइना ने किस तरीके से उठ खड़ा हुआ और आज सभी को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, इनफैक्ट सबको परेशान भी कर रहा है. तो ये सारी चीज़ें हमें समझ में आती है. तो हम भी अपनी कंट्रीज़ के लिए क्या कर सकते हैं, उसको सुपर पावर बनाने के लिए हम सीखते हैं. फिर जर्मनी established its empire in some provinces of East and West Africa. Italy captured the African provinces around the Red Sea. Spain and Portugal also seized some provinces of Africa. तो ये जितने भी यूरोपियन कंट्री थे, इटाली, स्पेन, पोर्टुगल, इन सभी ने अफ्रीकन पार्ट्स को, अफ्रीकन पार्ट को अलग अलग जगह से कैप्चर कर लिया था. अ कॉन्फ्रेंस फॉर द यूरोपियन नेशंस वाज हेल्ड इन बर्लिन 1884 to 1885. एक साल के अंदर ये कॉन्फ्रेंस हुई थी. इन द मिडस्ट ऑफ दिस कॉम्पिटिशन टू एस्टेब्लिश कॉलोनीज, उसमें यही डिसाइड हुआ था कि भाई क्या किया जाए, कैसे कॉलोनीज़ को एस्टैब्लिश किया जाए, बीच में जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके बीच में लड़ाई वगैरह ना हो. डिफरेंट अफ्रीकन टेरिटरीज वर डिवाइडेड अमॉन्ग द यूरोपियन नेशंस एट द एंड ऑफ द कॉन्फ्रेंस. तो अलग अलग टेरिटरीज बनानी पड़ी कि भाई आप इस देश से आगे नहीं आएंगे, ये अब हमारे कब्जे में है, आप इसको रख लो, हमको ये वाला देश दे दो. लाइक दिस ये अपने फ़ायदे की बात ही कर रहे थे. दस द कॉलोनियल डोमिनेंस ऑफ डिफरेंट यूरोपियन was established over the entire Africa. और इसी तरीके से टुकड़े टुकड़े बांट कर इन्होंने क्या कर लिया, पूरा अपना साम्राज्य फैला दिया था एशिया में. While on one hand the greedy European nations were trying to colonize various Asian African territories, on the other hand Germany and Italy had completed the process of its respective political unification. तो जब सारे जो यूरोपियन कंट्रीज़ थे वो एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ के ऊपर अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे थे, जर्मनी और इटाली अपनी ही पॉलिटिकल पावर्स को क्या कर रहे थे, और ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे थे. दस द यूनिफाइड जर्मनी प्लंज्ड into the competition of industrialization, commercialization and colonization. तो कॉलोनाइजेशन, तो जर्मनी ने क्या किया, जर्मनी ने पहले तो अपनी क्या कर दी, पॉलिटिक्स को बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया और उसके बाद वो इंडस्ट्रियलाइजेशन में जुट गया, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बनाना, कॉमर्शियलाइजेशन यानी चीज़ों को इधर से उधर बेचना, कॉलोनाइजेशन मतलब जो भी उसके कंट्रोल में कंट्रीज थे उसके ऊपर और ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना या उससे फ़ायदा लेना. तो जर्मनी उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना पावरफुल बनने की कोशिश कर रहा था. दस दीज क्विकली चेंजिंग ग्लोबल फिनोमिना हैड एक्सप्लॉइटेड सम ऑफ दीज कंट्रीज पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एंड सोशली, ड्यू टू विच देयर डेवलपमेंट हैड स्टॉप. दिस हैड लीड टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. अब आप तो जानती हैं किसी भी चीज़ को, स्प्रिंग को हम जितना दबाएंगे स्प्रिंग उतना ज़्यादा उछलेगी. उसी तरीके से अपने अपने फ़ायदे के लिए जो कंट्रीज़ थे, यूरोपियन कंट्रीज़, ये दूसरे कंट्रीज़ को इतना ज़्यादा दबा रहे थे, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली इतना परेशान कर चुके थे कि अब सहा नहीं जा रहा था और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होना ही था और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तरफ सब लोग आगे बढ़ गए थे. तो देखो फैक्टर्स जिनके कारण फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ है. तो द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कुड बी कंसीडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग एंड अनफॉरगेटेबल इवेंट ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड.
तो ये जो पहला वर्ल्ड वॉर क्यों कहा गया है बच्चों इसको, क्योंकि बहुत सी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व थी और इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, इसीलिए पूरे वर्ल्ड को इसमें इन्वॉल्व किया गया है। तो ये बहुत ही इसे हम भुला ही नहीं सकते, इतना खतरनाक था और बहुत ही दुखद था। मॉडर्न वर्ल्ड अगर हम कहें तो ये बहुत ही दुखद सिचुएशन थी। मैनी फैक्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगेन ऑन 1 August 1914. Germany had defeated France in the Sedan War, because of which France had to sign the Frankfurt Treaty 1871 में, according to which France had to pay a war fine as well as give away 2 of its provinces, Lawrence and Elsass, to Germany. France had not been able to overcome this humiliation. Thus, the Frankfurt Treaty itself was the cause of First World War. The end of a war sowed the seeds of a future war. अब स्टूडेंट्स, जर्मनी जो था एक यूनाइटेड स्टेट बना था, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स से मिलके जर्मनी बना था। उसने क्या कर दिया, फ्रांस को हरा दिया। अब फ्रांस की एक सिटी है फ्रैंकफर्ट, वहाँ पे एक ट्रीटी यानी दोनों के बीच में समझौता साइन हुआ 10 में 1871 को, और इसके हिसाब से फ्रांस को फाइन भी देना था वॉर के लिए, फ्रांस को जिम्मेदार ठहराया और अपने 2 प्रोविंसेस भी देने थे, लॉरेंस एंड एस्बेकस। तो ये सब जर्मनी को उसको देना था। ये जो एक चीज़, ये जो दबाव था, ये जो ह्यूमिलिएशन था, ऐसा लग रहा था कि एक तो हमको चारों तरफ से घेर लिया, हमसे लड़ाई भी कर ली, हमको तंग भी कर लिया और हम ही से फाइन भरवा रहे हैं, हम ही से हमारी प्रोविंसेस भी छीन रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें फ्रांस को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और उसके मन में जो लड़ाई के बीज होते हैं, या कहते हैं ना कि जो आग दबी रह गई, और फ्रैंकफर्ट ट्रीटी ये खुद ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए जिम्मेदार बन गई। द एंड ऑफ द वॉर सोड द सीड, और ये वॉर जब खत्म हुआ, साइन वगैरह कर दी, दोनों के बीच में समझौता हो गया, लेकिन फ्यूचर में वॉर, क्योंकि एक बार जब झगड़ा हो चुका है इस लेवल पे जहाँ पे फाइन भी भरवा लिया है, प्रोविंसेस भी छीन ली गई है, तो क्या होगा, वो देशों का दोस्त बन पाना बहुत ही मुश्किल होगा। तो लाइक दिस फ्यूचर में वॉर होने के लिए भी ये चीज़ें पूरी तरह से जिम्मेदार थी। तो अब ये फ्रैंकफर्ट ट्रीटी एक्चुअली में क्या थी, एक पीस ट्रीटी थी। पीस ट्रीटी मतलब शांति के लिए जो किया गया समझौता कि भाई अब और लड़ाई नहीं करनी है। तो इस तरीके से फिर ये फ्रैंकफर्ट ट्रीटी को साइन करके दोनों के बीच में एटलीस्ट, जर्मनी एंड फ्रांस के बीच में एटलीस्ट कम से कम युद्ध शांत हुआ। अब देखो इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या थे उस समय पे युद्ध के लिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए। इंग्लैंड had established its vast empire in Asia and Africa in 19th century. It exploited its colonies economically and become rich. Due to industrialization and swift colonization, Europe required huge quantity of raw material. In the last quarter of 19th century, Germany had started the competition to procure the markets in Asia and Africa. Germany started supplying cheaper goods in comparison to England and France. The Afro-Asian markets that England and France dominated were thus broken up by Germany. Consequently, there was an intense economic competition between Germany and England. अब क्या हुआ बच्चों, इकोनॉमिक फैक्टर यानी पैसे एक तो जो होते हैं सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं किसी भी झगड़े के लिए। वो कहते हैं ना जर जमीन और जोरू, तो जैसे जो पैसे होते हैं जमीन होते हैं, और मेनली फीमेल्स के लिए काफ़ी सारे युद्ध हुए हैं, जैसे चाहे फिर वो रामायण हुई हो या महाभारत हुई हो फीमेल्स के कारण। तो इस तरीके से इंग्लैंड जो था उसने वास्ट एम्पायर यानी अपना एक साम्राज्य फैला दिया था। अब साम्राज्य आप फैला दोगे, वहाँ पे आपको बिजनेस करने के लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। रॉ मटेरियल दूसरे कंपनीज के कंपैरिजन में जर्मनी बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर करके सप्लाई कर रहा था। और चीपर गुड्स मतलब सस्ते में, आराम से ये सस्ते में हर एक चीज़ को बेच रहा था। इस सस्ते में बेचने के चक्कर में इसको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था। हर इंसान जर्मनी के फिर रॉ मटेरियल को ख़रीद रहा है, चीज़ों को बना रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो सबसे ज्यादा जर्मनी को फायदा हो रहा था। तो ये जब किसी और को, थर्ड पार्टी को फायदा होता है, तो दूसरे कंट्रीज को बहुत ही दुख हो रहा था। और इस कंपटीशन के कारण इंग्लैंड और जर्मनी एक दूसरे के सामने सामने आ गए थे कि भाई अब तो इन दोनों के बीच में युद्ध होकर ही रहेगा। फिर मिलिट्रिज्म, तो मिलिट्रिज्म का मतलब होता है कि मिलिट्री फोर्स का पावरफुल बनना। देखो मिलिट्री फोर्स वाज नेसेसरी एंड इम्पॉर्टेंट फॉर द कंपटीशन दैट द यूरोपियन नेशंस गॉट इनटू फॉर एक्सपांशन। अब देखो किसी भी कंट्री को अगर अपना दबदबा बनाना है, उसको अपने कंट्री को एक्सपांड करना है, तो उसकी मिलिट्री में भी दम होना चाहिए। तो इसी के कारण जो जर्मनी थी उसकी मिलिट्री में भी दम था और वो एक्सपांशन के लिए इसीलिए ज़्यादा
ताकतवर साबित हो रहे थे। इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, रशिया एक्सेट्रा हैड बिगन एक्सपांडिंग देयर मिलिट्री पावर, while in countries like Japan, Italy and Germany compulsory military training had started। अब क्या कर दिया इन्होंने, मिलिट्री पावर को अगर एस्टेब्लिश नहीं करेंगे तो वॉर के अंदर हार जाएंगे, इसलिए जापान, इटाली और जर्मनी में कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया पब्लिक को, क्योंकि भाई अब कभी भी लड़ना पड़ सकता है, किसी भी कंट्री को हम लड़ेंगे, अपना गुलाम बनाएंगे, तभी तो हम लोग सुपर पावर के फॉर्म में एमर्ज आउट होंगे। तो प्रोडक्शन ऑफ वेपन्स वाज इंक्रीज्ड अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस। तो ये कहा गया कि अब तो सेल्फ डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, सेल्फ डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, और इस सेल्फ डिफेंस की आड़ में उन्होंने हथियार बनाना शुरू कर दिया। Thus militarism got an impetus and military competition added to economic competition create a serious atmosphere of war। अब क्या है, ये समय वो है जब इतना पता नहीं था लोगों को कि क्या पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज चल रही है, और जो भी पावरफुल इंसान होते थे वो अपने सेक ऑफ माइंड के लिए क्या करते थे, युद्ध करवा देते थे अपने आप को सुपर पावर साबित करने के लिए। तो एक तो आपके पास में सुपर पावर बनने की एक आपको ग्रीड छा गई है, और ऊपर से आप क्या कर रहे हो, मिलिट्री ट्रेनिंग भी दे रहे हो। तो अब दोनों चीज़ें जब मिक्स हो जाएंगी, एक तो पैसा और दूसरा मिलिट्री पावर, तो क्या हो जाएगा, वॉर जैसी सिचुएशन तो होनी ही थी। अब देखो आगे बढ़ते हैं, ग्रुपिज्म एंड सीक्रेट ट्रीटीज। तो ग्रुपिज्म अब होता है ना, ये तो हम स्कूल में भी फेस करते हैं, भाई 5-6 बच्चे एक साइड हो जाते हैं, किसी एक बच्चे को बुली करते हैं ताकि क्या हो जाए, वो बिल्कुल उनसे डर डर के रहे और उनको फिर रिस्पेक्ट दे ज़्यादा, उस उनका गुलाम बन जाए, लाइक दिस। तो ग्रुपिज्म भी स्टार्ट हो गया था, सीक्रेट ट्रीटीज यानी सीक्रेट समझौते हो रहे थे आपस में। तो देखो ग्रुपिज्म एंड सीक्रेट ट्रीटीज प्लेड अ मेजर रोल इन द वर्ल्ड वॉर। द वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इंटू 2 ग्रुप्स बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो जो ग्रुपिज्म स्टार्ट हो गया, कोई एक कंट्री के साइड में हो गया, दूसरी कंट्री के साइड में हो गए, जैसे कि मतलब अमेरिका एंड रशिया जब दोनों अपोजिट साइड पे खड़े हो गए थे, तो इंडिया ने दोनों में से किसी को भी सपोर्ट नहीं किया था। इंडिया ने अपना जो वोट था वो न्यूट्रल डाला था, पाकिस्तान ने वोट अमेरिका की साइड डाला था, ताकि क्या हो जाए, अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को फिर अपना ले, और जब भी पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ी तो अमेरिका उसको सपोर्ट कर सके, यानी टिट फॉर टैट। अगर आप हमारा साथ दे रहे हो तो कभी आपका जब वॉर होगा तो हम आपका साथ देंगे। इस तरीके के सीक्रेट समझौते उस समय पे होने लगे थे। तो ग्रुपिज्म और सीक्रेट ट्रीटी ने मेजर रोल प्ले किया था वर्ल्ड वॉर में। द वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इंटू 2 ग्रुप्स बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। वन साइड वॉज द ग्रुप ऑफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया, Hungary, Bulgaria and Turkey, while on the other side was the group of England, France, Russia and Japan. A feeling of jealousy, enmity, mistrust, fear and hatred evolved between the groups, which was an important factor of the First World War। तो उस समय पे इस तरीके की भावनाएं इन देशों के बीच में हो गई थी, जेलसी की, एक दूसरे पे कोई इनको विश्वास नहीं था, इतनी नफरत हो चुकी थी कि भाई हम लोग क्या करें, इस पूरे देश को ही उड़ा देते। तो इस तरीके की फीलिंग्स देशों के बीच में डेवलप हो रही थी। फीलिंग ऑफ फायर्स नेशनलिज्म, और हर कंट्री के जो भी कंट्रीमैन्स थे वो ये सोच रहे थे कि हमारी कंट्री जीतनी चाहिए, सामने वाली कंट्री को हम भले ही मार दें, हम अपनी कंट्री के लिए मरने मारने के लिए तैयार हैं। The independence of Belgium and Greece and the unification of Germany and Italy were the result of nationalism। तो ये देशभक्ति ही ने ही क्या किया, जर्मनी और इटाली ये सब जो यूनिफिकेशन, इनका जुड़ना जो भी हुआ था, बेल्जियम और ग्रीस की आज़ादी, ये सब नेशनलिज्म यानी देशभक्ति का ही एक रूप था। बट लेटर द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म टुक एन एक्सट्रीम एंड नैरो form in Europe. Economic jealousies, competition and colonialism in Europe had increased so much that the national interest of each other began to clash। तो ये जो नेशनलिज्म की भावना इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि इसके नाम पे जेलेसीज, कंपटीशन, एक दूसरे को मारना काटना, लड़ाई करना, ये सब फिर कॉमन हो गया था। लीडिंग यूरोपियन नेशंस बिगेन टीचिंग एक्सट्रीम एंड डिस्ट्रक्टिव नेशनलिज्म टू इट्स पीपल। अब जो भी यूरोपियन कंट्रीज थे वो अपने लोगों को, जो भी पॉलिटिशियंस होते थे वो भड़काते थे और उनको बोलते थे कि आप एक्सट्रीम कंडीशन पे चले जाओ, काट दो, मार दो, लेकिन हम लोग झुकेंगे नहीं, हमारा देश झुकेगा नहीं।
लव फॉर ओन नेशन एंड हेट्रेड फॉर द अदर नेशंस वॉज एनकरेज। तो ये बताया जाता था कि अपने देश के लिए मर जाओ, अपने देश से ही प्यार करो और दूसरे के देश को बर्बाद कर दो, इस तरीके के भड़काऊ भाषण दिए जाते थे। द जर्मन चीफ केजार विलियम वॉज द अदर ओरिजिनेटर ऑफ नेशनलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म। तो जो जर्मनी के चीफ थे केजार विलियम, वो भी माने जाते हैं ओरिजिनेटर, यानी उन्होंने भी नेशनलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म को बढ़ावा दिया था। उन्होंने लोगों को, अपने देश के लोगों को इतना ज़्यादा इनक्रेज किया था दूसरी कंट्रीज को नफरत करवाने में, और कॉलोनियलिज्म में वो बिलीव करते थे। ही वॉज ओवर एम्बिशियस एंड बिलीव्ड इन द वर्ल्ड लीडरशिप। और वो इतना ज़्यादा ओवर एम्बिशियस था, वो बहुत ज़्यादा, मतलब उसकी इच्छाएं इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई थी, वो चाहता था कि वो पूरी दुनिया पे राज करे, वर्ल्ड leadership. He wanted to get things done according to his will with the help of his grand military power. और वो ये चाहता था, जर्मनी का चीफ केजार विलियम, कि वो जो भी चाहे वही होना चाहिए, वैसे ही होना चाहिए, पब्लिक उसके अंडर कंट्रोल में रहे। और ये इसीलिए उसकी ऐसी सोच थी क्योंकि उसके पास में अच्छा मिलिट्री पावर था। द फीलिंग ऑफ वॉर स्प्रेड अक्रॉस अदर नेशंस एज इन जर्मनी एंड दिस हैड रिजल्टेड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और ये सारी फीलिंग, पूरी की पूरी ये जो फीलिंग थी नफरत की, पूरे जर्मनी में फैल गई और इसी के कारण फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। अब रोल ऑफ न्यूज़पेपर, भाई किस कारण से ये जो कंट्रीज़ थी ये आपस में लड़ रही है। उस समय तो कोई मोबाइल नहीं होता था, कोई फ़ोन नहीं होता था, टीवी भी नहीं होती थी, तो कैसे लोगों को ये नफ़रत का संदेश पहुंचाया गया। तो उस समय पे सिर्फ न्यूज़पेपर होता था स्टूडेंट्स। तो देखते हैं कि न्यूज़पेपर का भी इसमें क्या रोल था। तो न्यूज़पेपर के लिए द रोल ऑफ न्यूज़पेपर्स, द न्यूज़पेपर्स ऑफ द यूरोपियन नेशंस अरोज सो मच टू ऑफ हेट्रेड अमॉन्ग पीपल विद देयर म्यूचुअल derogatory, provocative, exaggerated and false write-ups by spitting venom against rival nations that the rulers of the respective nations could not even make efforts for establishing peace and harmony. तो उस समय के जो भी न्यूज़पेपर्स होते थे उन्होंने क्या किए, लोगों को भड़काने के लिए जो भी पावरफुल होते थे उनके साथ में वो लोग समझौता कर लेते थे, डिक्टेटरशिप को फॉलो करते थे, जो भी उनके ऊपर का पावर उन्हें बताता था वही करते थे। और इतना ज़्यादा फेक न्यूज़, एग्जाग्रेटेड, बढ़ा चढ़ा के फॉल्स राइटअप्स, यानी झूठ मूठ लोगों के दिमाग में भरते थे कि वो कंट्री हमें दबा रहा है, वो कंट्री ऐसा है। वेनम मतलब जहर, एक दूसरे के लिए जहर भरते थे लोगों के दिलों में। अब इसके चक्कर में क्या हो गया, इतना ज़्यादा जहर भर दिया गया कि वो जहर निकालना ही मुश्किल था। कोई भी कंट्रीमैन सोच ही नहीं पा रहा था कि हम सामने वाली कंट्री में भी लोग रहते हैं, हम उन्हें माफ़ कर दें। नहीं, पीस और हार्मनी, भाईचारा, ये सब एस्टेब्लिश करना ही मुश्किल हो गया था। फिलॉसफी अबाउट वॉर, तो वॉर के क्या सर्कमस्टांसेस थे, क्या समझते हैं हम लोग। देखो, द पॉलिसी ऑफ वॉर इज़ वेलफेयर। तो ऐसा समझ में आ रहा था कि अब अगर हम लोग लड़ाई नहीं करेंगे तो फिर शांति ही एस्टैब्लिश ही नहीं होगी, लड़ाई ही करनी पड़ेगी, अल्टीमेट रास्ता ही ये है। took root in Europe. The German writer Tolstoy published maxims like only the mighty deserve to live and war alone is the national lead. तो उसने इस तरह की बुक्स लिखी जिसका नाम था ओनली द माइटी डिजर्व टू लिव, सिर्फ अच्छे लोगों को ही जीने का अधिकार है, और वॉर अलोन इज द नेशनल लीड, अब बस लड़ाई ही, युद्ध ही एक देश की ज़रूरत है। तो इस तरीके से उन्होंने लिखे। नाइजीज एंड द जर्मन राइटर एक्सप्रेस्ड वॉर एज अ स्कैड वर्क। तो एक जर्मन राइटर ने तो यहाँ तक लिख दिया अ सेक्रेड वर्क। सेक्रेड वर्क मतलब भगवान ने कहा है युद्ध करो, ये करो, और युद्ध करना ही एक रास्ता है। जैसे कि महाभारत का अगर कोई एक एग्जाम्पल दे दे कि भाई महाभारत में भी श्री कृष्ण ने कहा है कि युद्ध तो करना ही पड़ता है। तो इस तरह की वो लोग क्या कर रहे थे, बातें फैला रहे थे पब्लिक के सामने। The Prince of Austria and his wife were assassinated by being shot at by a member of the Serbian terrorist organization Black Hand. Austria blamed Serbia for the involvement in the act and gave an ultimatum to hand over the culprit to Austria within 48 hours. तो अब जो राजा रानी थे ऑस्ट्रिया के, उनको गोली मार दी गई, उनकी हत्या कर दी गई साइबेरियन टेररिस्ट ने। सर्बियन टेररिस्ट जो ब्लैक हैंड ऑर्गेनाइजेशन का नाम था,
तो उन ऑस्ट्रिया ने क्या कर दिया, सर्बिया के ऊपर ब्लेम डाल दिया कि भाई ये कंट्री ने ही हमारे राजा रानी को मरवाया है और ये कंट्री को ही हमको अब क्या करना चाहिए, मार डालना चाहिए, कब्जा कर लेना चाहिए, लाइक दिस हेट्रेड फैला दी। 48 आवर्स का उनको टाइम दिया। अब जो सर्बिया था उसने क्या किया, उसने बोला कि अब ऑर्गेनाइजेशन ने मारा है, टेररिस्ट ने मारा है, तो उनका तो कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, उन्होंने ज़्यादा फिर इस चीज़ को नहीं इम्पोर्टेंस दिया। तो इसीलिए सर्बिया की कोई बात सुनी ही नहीं, सीधी ऑस्ट्रिया ने डिक्लेयर कर दिया वॉर सर्बिया के खिलाफ, और तब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या हुआ, बिगिन हुआ। यानी वॉर तो करना ही था, कोई बहाना चाहिए था, और कहते हैं ना कि बहाना मिल गया वॉर करने का। अब स्टूडेंट्स द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ये शुरू करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। अभी तक ने हमने ये देख लिया कि कॉज क्या क्या थे, सभी को पावरफुल बनना था, इकोनॉमिक, सोशली, इकोनॉमिकली, और चाहे वो आर्मी के प्रोस्पेक्टिव से हो, इन सभी को पावरफुल बनना था और दूसरे देशों पे राज करना था, और इसीलिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन क्रिएट हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को समझेंगे। आई होप आपको यहाँ तक का पार्ट समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, share and subscribe your favorite channel Knowledge is Wisdom.